नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे और अच्छी खबर देंगे। आपकी आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। गंगोत्री धाम से तस्वीरें आई जहां पर बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी हुई है। और देखिए तस्वीरें हैं गंगोत्री धाम की, बर्फ से पूरी तरह से ढका ये गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद का ये नज़ारा है कि जहां लोगों को गर्मी सता रही है, लू तक के थपेड़े लोगों को अभी से झेलने पड़ रहे हैं। वहीं इस बीच में पहाड़ों पर मौसम कैसा है, गंगोत्री धाम में मौसम कैसा है, ये तस्वीरें जरूर आपकी आंखों को बहुत सुकून दे रहे होंगे, ठंडक पहुंचा रहे होंगे। ये तस्वीरें उत्तरकाशी गंगोत्री धाम की हैं जहां पर पारा लुढ़का और इतना लुढ़का कि बर्फबारी होने लगी। बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद का नज़ारा आपके सामने है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी हिस्सों पर पड़ेगा। शायद थोड़ा सा वक्त लगे लेकिन असर पड़ेगा और ठंडी हवाएं आ सकती हैं। तो गंगोत्री धाम की तस्वीरें, सबसे पहले इन तस्वीरों को आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, उत्तराखंड के चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड एबीपी गंगा की नजर रहती है और ये तस्वीरें हमारे पास है। सिर्फ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ प्रकृति कितनी मेहरबान है इस हिस्से पर, कितनी मेहरबान है। आप इन दृश्यों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये मन को शांत कर देते हैं, तस्वीरें सुकून देती हैं। ये सुखद पल आप इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जी सकते हैं। तस्वीरों को आप देख रहे हैं, गंगोत्री की तस्वीरें, गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं। जल्द कपाट भी खुलने हैं और उससे पहले मौसम कैसा है वहां पर आप देख सकते हैं। बर्फबारी लगातार ऊंचाई वाले हिस्सों में हुई है लेकिन बीच में कुछ दिन न बारिश न बर्फबारी, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और जैसे ही करवट बदली बर्फबारी शुरू हो गई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब तीरथ सिंह सरकार नहीं करेगी राज्य मंत्री दर्जाधारियों की नियुक्ति। ये एक बहुत बड़ी खबर है। तीरथ सरकार राज्य मंत्री दर्जाधारियों की नियुक्ति नहीं करेगी और त्रिवेंद्र सरकार के समय के करीब 100 से ज्यादा दर्जाधारियों पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने गाज गिराई थी और खुद ये सरकार किसी की नियुक्ति नहीं करेगी। कोई राज्य मंत्री नहीं बनाया जाएगा, कोई दर्जाधारी, किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, किसी को दर्जाधारी नहीं बनाया जाएगा। त्रिवेंद्र सरकार में ये संख्या करीब 100 के करीब थी दर्जाधारियों पर। फिर सीएम तीरथ सिंह रावत ने गाज गिराई थी। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, इसके पीछे की कोई विशेष वजह? जी देखिए राजीव, से दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो अगर हम बात करें तो त्रिवेंद्र सरकार में 100 से अधिक लोगों को जो है दर्जाधारी राज्य मंत्री बनाया गया था और उसके बाद तीरथ सरकार ने इन सभी को पर जो है गाज गिराई है, सभी को हटा दिया गया है उनका जो भी उनको जो है पद दिए गए थे। और साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में समय बहुत कम है, लेकिन अगर हम खर्चे की बात करें तो जिस भी सरकार में दर्जाधारी मंत्री बनते हैं वो सीधा सीधा जो खर्चा है वो पूरे राज्य पर पड़ता है। और ऐसे में जिन राज्य मंत्रियों को हटाया गया है उसके बाद अब कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि समय कम है, ऐसे में नियुक्ति करने का कोई औचित्य भी नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिनको हटाया गया है उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं सरकार से होगी। रवि, यही बड़ा सवाल है कि इस स्टेप के पीछे का मतलब क्या है? क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? क्या पूर्व के मुख्यमंत्री को मैसेज देने की कोशिश की गई है? और अब जो नाराजगी बढ़ेगी उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि 2022 नजदीक है? जी निश्चित तौर पर देखिए, 100 से अधिक लोगों को उनका दर्जा जो है उनसे हटाया गया है, उन पर गाज गिरी है, ये हम कह सकते हैं। और ऐसे में उनके बीच जो है नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि उनको त्रिवेंद्र सरकार में अभी हाल ही में उनको ये पद दिए गए थे। और ऐसे में अब सरकार ने ये भी निश्चय कर दिया है, संगठन ने निश्चय कर दिया है कि अब किसी को भी जो है दर्जाधारी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि समय कम है और ऐसे 2022 के चुनाव के लिए तैयारी करनी है। तो सीधे सीधे जो दर्जाधारी जो राज्य मंत्री होते हैं उनका जो भी खर्चा होता है, इसका सीधा जो भार है वो राज्य की जनता पर पड़ता है, राज्य के बजट पर पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये नहीं होंगे तो ये राज्य के लिए एक अच्छा संकेत
संकेत है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो 100 से अधिक लोगों को जिनको हटाया गया है उनके पद से, उनको किस तरीके से मनाना है और आगे उनको किस तरीके से, क्योंकि चुनाव में भी सबको एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हो। तो ऐसे में सभी को एक साथ लेकर आगे चलना है। तो तीरथ सरकार को ये भी जरूर आपसी समन्वय बनाना होगा उन तमाम लोगों के साथ जिनसे जो पद जो है उनसे वापस लिए गए हैं। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार से जो ये पद थे ये इनको हाल ही में मिले थे, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, और ऐसे में तीरथ सरकार ने सभी के जो पद है उनको खारिज कर दिया है। और अब ये भी निश्चय है कि अब किसी को भी दर्जाधारी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। बहुत बड़ा ये निर्णय लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहे। तो 100 से ज्यादा जो दर्जाधारी राज्य मंत्री थे या मंत्री थे, उनसे पहले ही आपको बता दें कि छीन लिया गया था और एक बड़ा ऐलान किया गया है कि किसी को ये तैनाती नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की आज ताबड़तोड़ बैठकें हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री की अहम बैठक है। आज शाम को 4 बजे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक होने वाली है। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर ये समीक्षा की जाएगी। सुबह 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के चुके पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 791 नए केसेस मिले हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 3607 है। इस बीच में बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आज कोविड के सिलसिले में लेने वाले हैं। अब कोरोना से जुड़ी सावधान कर देने वाली खबर। बीते 24 घंटे में 1,15,736 नए केसेस। वाकई सावधान कर देने वाली खबर। बीते 24 घंटे का यह आंकड़ा है देश का। 1,15,736 नए केसेस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 630 मरीजों की मौत भी हुई है। इससे पहले भी एक बार जो केसेस थे वो 1 लाख के पार आए थे और अब 1,16,000 के करीब ये केसेस। 1,15,736 एग्जैक्ट फिगर है जो 24 घंटे में आया है। खबर देहरादून से। दून स्कूल में 5 शिक्षक और 7 छात्र कोविड पॉजिटिव मिले, संक्रमित मिले। उत्तराखंड का एक कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। दून स्कूल में 5 टीचर्स और 7 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित मिले हैं और कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल प्रशासन में अब हड़कंप मच गया कि टीचर और बच्चे कैसे संक्रमित हुए। संपर्क में आने वाले लोगों की कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल में विशेष एहतियात के डीएम ने निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह कि अब तो विशेष एहतियात के निर्देश दिए गए, इसका मतलब कि विशेष एहतियात बरता नहीं गया था। यही वजह है कि केसेस बढ़े। और हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस खबर पर भी हमें ज्यादा अपडेट्स देंगे वो। रवि, बढ़ते कोरोना केसेस और इस बीच में मुख्यमंत्री की बैठक में कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे, क्या क्या चर्चा होगी, बढ़ते केसेस को लेकर क्या कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है आज? राजीव, देखिए आज की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं मुख्यमंत्री की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है शाम को जो 4 बजे होनी है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने भी ये संकेत दिए थे कि 15 अप्रैल से हो सकता है कि 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को खोल दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो है स्थिति अब बदल गई है प्रदेश में और ऐसे में जो कोरोना का आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। छोटे बच्चे किस तरीके से स्कूल जा सकेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होंगे, इन सब को लेकर आज चर्चा होगी। और बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा तेजी के साथ फैला है, क्योंकि बड़े जो बच्चे हैं वो तो अपनी सुरक्षा अपना सकते हैं, वो समझदारी के साथ जो है कोरोना के जो नियम है उनको पालन कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे अगर स्कूल पहुंचते हैं तो ऐसे में प्रदेश के जो स्थिति है, जो स्कूलों के जो हालात हैं वो किस कदर होंगे। तो ऐसे में देखते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और अभी तक ये भी संकेत है कि हो सकता है कि अब 1 से 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं जिनको सुचारू करने की कोशिश सरकार कर रही थी वो शायद अभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लगातार जो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी हम अगर दून स्कूल की बात भी करें तो वहां पर भी 5 शिक्षक और 7 स्टूडेंट जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये बोर्डिंग स्कूल है और इसके भीतर इन बच्चों को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तमाम इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और अगर 1 से 5वीं तक की कक्षाएं खुलती हैं तो उसके लिए बेसिक स्कूलों में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या उनके कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, इन तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ फीडबैक लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तमाम और बैठकें भी हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में लगातार इस बार हम अगर बात करें तो आग का तांडव है। पहाड़ों में खास तौर
तौर पर अभी तक कई हेक्टेयर जो जंगल है वो जलकर राख हो गए हैं और ऐसे में क्या तैयारियां हैं इस पर भी जो है तैयारियों पर जाएगी और अधिकारियों से समीक्षा की feedback ली जाएगी। बहुत शुक्रिया रवि हेलीकॉप्टर के आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड को लेकर शाम को 4 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। पिथौरागढ़ में बाहर से आ रहे लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, वहीं बाहर के प्रदेशों से आ रहे लोगों को नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाने की हिदायत दी जा रही है। और जो बॉर्डर से लगे हुए सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लोगों का कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। अभी पिथौरागढ़ में कोरोना के 13 एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस 13 है पिथौरागढ़ में, जो कि नेपाल से सटता हुआ जिला है। लगातार लोगों की जांच की जा रही है। डीडीहाट क्षेत्र में ओगला के पास में ओझा गांव है, जिसमें कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, तो पूरे गांव का कराया गया था सैंपलिंग। उसमें जो है अब इसमें 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सबको दवाई दी जा रही, होम आइसोलेट किया जा रहा है। पूरे गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और शासन को बता दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गाँव से बाहर आने जाने न दें। खबर है हरिद्वार से, जहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। जी हां, मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। नरेंद्र गिरी ने साफ कहा कि मुख्य सचिव को कुंभ मेला खराब करने का काम वो कर रहे हैं और यदि मेला बिगड़ता है तो इसका श्रेय चीफ सेक्रेटरी को ही जाएगा। इतना ही नहीं, नरेंद्र गिरी ने मुख्य सचिव के गंगा पूजा में शामिल होने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को गंगा पूजा में शामिल होने का अधिकार नहीं है। पूजन के दौरान अखाड़ा परिषद, मुख्यमंत्री, गंगा सभा, डीएम और मेलाधिकारी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर पूजा में शामिल हुए, जो गलत है। कह रहा हूं कि मेला बिगाड़ने का पूरा श्रेय चीफ सेक्रेटरी जाता है। उनको मेले में पूजन में आने कोई अधिकार नहीं था, फिर भी वो डीएम को है। केवल मेलाधिकारी, मेला आईजी, मेला एसएसपी और अखाड़ा परिषद और मुख्यमंत्री गंगा सभा के अलावा किसी को अधिकार नहीं पूजन बैठने का। लेकिन यहाँ पे जो बैठाए गए हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ये गलत परंपरा है। आए दिन अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की एक बार फिर से जुबान फिसल गई। दरअसल हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर में कुंभ से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए आए थे और उन्होंने बातों बातों में वाराणसी में कुंभ के आयोजन की बात कह दी। आपको बता दें कि जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है सीएम बने हैं, तब से ही आए दिन कोई ना कोई बयान वो देते आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान राम और श्री कृष्ण से तुलना कर दी थी। उसके बाद उन्होंने फटी जींस वाला बयान दिया था, जिस पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत देश को अमेरिका का 200 वर्ष गुलाम तक बोल दिया था। और अब उन्होंने कहा कि बनारस में भी महाकुंभ का आयोजन होता है। सकते हैं, लेकिन कुंभ हरिद्वार में ही होता है, 12 साल में होता है, बार बार नहीं होता है। बनारस होता है, उज्जैन होता है, सकते हैं, लेकिन कुंभ हरिद्वार में ही होता है, 12 साल में होता है, बार बार नहीं होता है। बनारस होता है, उज्जैन होता है। हरिद्वार में प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का आज महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश को पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में महामंडलेश्वर बनाया गया है। पट्टाभिषेक का भव्य कार्यक्रम दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के निकट अखाड़े की छावनी में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसका निर्वहन करेंगे। ये स्वामी रूपेंद्र नंद जी का अभी पट्टाभिषेक चल ही रहा है और आप देख रहे हैं कुंभ में साधु संतों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उत्तराखंड को, गंगा माँ का जो आशीर्वाद मिल रहा है, हम इससे ये समझते हैं कि कोविड को भी दूर भगाएंगे। लेकिन कोविड के जो गाइडलाइन है, हमें मास्क पहन के रहना है, दूरी बना के रहनी है। अगर कुंभ का पूरा आनंद लेना है तो इन सब बातों का पालन जरूर करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपने इस अखाड़े का महामंडलेश्वर के लिए मेरा चयन किया। ये प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम पहले से ही और श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़े की परंपरा के अनुसार चलता रहा है।
पूज्य गुरुदेव स्वामी हंस प्रकाश जी भी इस अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद पर उन्होंने जीवन भर सेवा की है। मैं इस अखाड़े के महामंडलेश्वर के नाते इस अखाड़े के दिशा निर्देश अनुसार सेवा कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर में पहुंचे और उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है और इसके लिए सभी को भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना समिति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कई योजना की समीक्षा की गई। जिला मंत्री अरविंद पांडे ने जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से मानसिक दिव्यांगों के शिविर में भी शिरकत की और शिविर में 257 मानसिक दिव्यांगों को प्रमाण पत्र दिए गए। हमारे सभी विभागों में जो कार्य की स्वरूप है वो अधिकांश पैसा सब विभागों ने खर्च किया है। एक आध विभागों की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं है, ऐसा हमने जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। चूँकि प्रमाण पत्र बने और निश्चित ही प्रमाण पत्र बनने के पश्चात ही उनको विकलांगता का उनको जो पेंशन का जो लाभ उनको मिलता तभी मिल पाएगा। मैं इसके लिए हमारे स्थानीय दोनों विधायक और यहाँ के डीएम, मैं इन तीनों को मैं शुभकामना दूंगा कि इनके तीनों के अथक प्रयास से ऐसा आयोजन हुआ। अब एक बड़ी खबर बड़कोट से, जहां पर मौसम का मिजाज बदला, जमकर बारिश हुई है। एक बहुत बड़ी और एक अच्छी राहत देने वाली खबर, बड़कोट में मौसम का बदलना और बारिश होने की वजह से जंगलों में लगी हुई आग थोड़ी सी बुझी है। रात भर की बारिश के बाद यमुना घाटी की ऊंची और निचले इलाकों में ये बारिश देखने को मिली और जंगलों में लगी हुई आग बुझ गई है। ये राहत वाली बात है, लेकिन जो जंगलों से नफरत करते हैं, जलाने की फिराक में रखते हैं, वो लोग अभी भी हो सकता है कि सूखने का इंतजार करें कि कैसे ये नमी सूखे और फिर से वो आग लगाएं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी कि जहां पर आग बुझ गई है वहां दोबारा ना लगे, ये वो सुनिश्चित करें। अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल देहरादून की एक तस्वीर जहां पर बस स्टैंड रोड में अचानक आग लग गई। ये बस स्टैंड की तस्वीरें, यहां पर झाड़ियों में आग लगी और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हल्द्वानी की है, यहाँ कपड़े के शोरूम में आग लगी और वेल्डिंग की वजह से यहाँ आग लगी। तीसरी तस्वीर रामनगर की है, यहाँ मकान में आग लगी और 4 लाख की नकदी जल गई है। जबकि चौथी तस्वीर पिथौरागढ़ की है, यहाँ पर जंगलों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जंगलों में आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर, और ये तकलीफ देने वाली तस्वीरें आप देखेंगे। पहाड़ी तक जहां तक आपकी नजर जाती है, आग बुझाने वाले ये सब युवक भी दिख रहे हैं, लेकिन आग की लपटें हैं ऊंची। 4 तस्वीरें आपने देखी, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग हिस्सों में आग लगी है, चाहे वो जंगलों की बात करें या दूसरे हिस्सों की बात करें। ये 6 तस्वीरें अब आपके सामने। पहले उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए। हालांकि आज उत्तरकाशी में मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है। बड़कोट में भी बारिश के बाद जंगलों में लगी आग बुझ गई, लेकिन नैनीताल की इन तस्वीरों को आप देखिए, नक्शा सा बन गया। अगर आप दूर से देखें इन तस्वीरों को, सब कुछ जल रहा है। अल्मोड़ा की तस्वीरें, अभी कुछ हिस्सों में बारिश नहीं हुई, कुछ ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। धारचूला की तस्वीर आप देखिए, जंगल जल रहे हैं। बागेश्वर की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको धुआं उठता दिखाई देगा और एक अलग धुआं आपको वहाँ की फिजाओं में घुला हुआ दिखेगा। बागेश्वर में ये रात की तस्वीरें हैं और श्रीनगर में भी। तो जिले बदल दीजिए, शहर बदल दीजिए, लेकिन तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। सेना के जो है हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल की बातें कही गई, ड्रोन के इस्तेमाल की बातें कही गई, जो फायर वॉचर है उनकी तैनाती की बातें कही गई, वन प्रहरियों की बात कही गई, लेकिन ये सब तैनात क्यों नहीं है? आखिर ये सब कहाँ है? ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। जंगलों की आग सब जला रही है, वन्य जीवों को कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा पा रहा।